बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी शीन काफ। किस्सा आज से करीब 15-17 साल पहले का है। पुराने लखनऊ के विक्टोरियागंज इलाके में ऑडियो कैसेट की एक दुकान हुआ करती थी, जो अब तो वहाँ नहीं है, लेकिन मुझे याद है चौराहे से आगे बढ़ते ही दाईं तरफ 7x7 की दुकान थी। वो रसीद म्यूजिक कॉर्नर, हाँ यही लिखा था उस पर। बाहर छोटा सा सफेद काउंटर जिस पर चिपके नई नई फिल्मों के पोस्टर दुकान को रंगीन बनाते थे। अंदर दीवारों से लगी रैक पर भारत भूषण से लेकर सलमान खान तक और सोनू निगम से लेकर अल्ताफ राजा तक सब एक के ऊपर एक टिके रहते थे। काउंटर के पीछे बैठे होते थे रशीद भाई, जो हाथ में कस्टमर्स की दी हुई गानों की लिस्ट पकड़े ब्लैंक कैसेट में गाने डब किया करते थे। दुकान से हर वक्त गानों की आवाज आया करती थी, कुछ इस तरह। रशीद भाई की उम्र होगी यही कोई 34-35 की। कद लंबा चौड़ा, पेट जरा बाहर निकला और आंखों में काजल। चेक वाली कमीज पहने वो डबल कैसेट प्लेयर पे कैसेट बदला करते थे। आदमी बढ़िया थे, नेक थे, मेहनती थे, आशिक मिजाज थे। बस दिक्कत यह थी कि उनका शीन काफ दुरुस्त नहीं था। शा को सा कहते थे, का को का, जा को जा। हालत यह थी कि अपना नाम भी रशीद की जगह रसीद बताते थे। हाथ में कस्टमर्स की दी हुई गाने की लिस्ट वाला कागज लिए हुए पढ़ते थे। अगला गाना शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है। अच्छा। फिर दुकान पे काम करने वाले लड्डन भाई को आवाज लगाते, अरे लड्डन, जरा 100 टन की कैसेट निकालिए, राजेश खन्ना वाली। लड्डन पैजामा खुजलाते हुए कहते, अरे वो सऊदी रिटर्न लड़का है ना फैजान, उसकी कैसेट भर दो, पहले 2 बार आ चुका है दुकान। रशीद झुंझला कर कहते, अरे उसी का कर रहे हैं भाई। लिस्ट का अगला गाना, हाँ, शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। अच्छा। आशा पिक्चर की कैसेट निकालिए, जितेंद्र वाली। रशीद भाई खास लखनऊ के नहीं थे, लेकिन यहीं के हो गए थे। इसी शहर ने उनको रोजगार भी दिया और इश्क भी, और अब तो उनका रिश्ता भी तय होने वाला था। मेहंदीगंज में रहने वाले रिटायर्ड प्रोफेसर वसीम सिद्दीकी की इकलौती बेटी शाइस्ता सिद्दीकी से। शाइस्ता सिद्दीकी, ये नाम जहन में आते ही रशीद भाई का चेहरा जगमगा उठता था। शाइस्ता थी भी खूबसूरत, आंखें कत्थई, बाल लंबे, नाक नुकीली और माथा नाजुक। मुस्कुरा दें तो बड़े बड़े धर्मेंद्र भी जितेंद्र बन के ताथैया ताथैया करने लगे। इश्क का सिलसिला तभी शुरू हुआ था जब वो दुकान पर कैसेट डब करवाने आती थी। कहती थी, सुनिए। उस आवाज से रशीद भाई के रोए खड़े हो जाते थे। लड्डन मियां इशारा पा के फौरन पान खाने के बहाने पायजामा खुजलाते हुए बाहर चले जाते। फिर रशीद शाइस्ता के करीब आकर कहते, जी अब बताइए कौन सा गाना दूं? रशीद भाई पूछते तो वो शर्मा के कहती, तम्मा तम्मा लोगे? बिल्कुल लेंगे, मेरा मतलब बिल्कुल डब कर देंगे। और बताइए, और कौन सा चाहिए? वो चेहरा हाथ से छुपाकर कहती, बाकी जो आपकी पसंद। रशीद भाई शर्माते हुए कहते, हमें तो वो पसंद है, सिकवा करूं कि शिकायत करूं, पर मैं तुझी से मोहब्बत करूं। वो दांतों से उंगली दबाकर मुस्कुराती और दुकान पर कोई गाना गूंजने लगता जो खास शाइस्ता के लिए बजाया जाता था। शाइस्ता सिद्दीकी और रशीद अहमद के इश्क के रास्ते पर एक स्पीड ब्रेकर भी था, और वो थे शाइस्ता के उर्दू दां अब्बा वसीम सिद्दीकी। वो शीन काफ के माहिर थे। उनके बारे में मशहूर था कि रिटायरमेंट से पहले एक बार जुबली कॉलेज के एक जलसे में उन्होंने डीएम को टोक दिया था। डीएम ने गलत को गलत कह दिया था।
वसीम साहब ने जिंदगी भर बच्चों को शीन काफ पढ़ाया और ख्वाब देखा कि उनकी किताब सफ़र में है चिराग छप जाए, लेकिन गज़लों और नज़मों की उस किताब में उर्दू इतनी दबीज़ और खालिस थी कि कोई प्रकाशक छापने को तैयार ही नहीं होता था। जब तक खुद सेहत याफ्ता रहे, पड़ोस में रहने वाले अपने सबसे ख़ास दोस्त प्रदीप श्रीवास्तव के साथ प्रकाशकों के दफ्तरों के चक्कर लगाते रहे, लेकिन बात बनी नहीं। और अब तो उनकी सेहत ने भी साथ छोड़ दिया था। ब्लड प्रेशर की ऐसी बीमारी हो गई थी कि बिस्तर से लग गए थे। रोज रोज अस्पताल जा नहीं सकते थे, इसलिए घर पर ही इंतजाम था। बिस्तर के पैतियाने एक मशीन लगी थी जिसकी स्क्रीन पर एक ग्राफ दिखता था। बीपी नॉर्मल से जरा भी कम ज्यादा हुआ नहीं कि फौरन पी 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 का सायरन बजने लगता। वो मान बैठे थे कि किताब के कवर पर अपना नाम देखने की तमन्ना अब अधूरी ही रह जाएगी। शाइस्ता को अपने वालिद की आखिरी ख्वाहिश की बड़ी फिक्र थी। उसने इस बारे में रशीद से बात भी की थी। उन्होंने कहा था, अरे ऐसी क्या बात है, हम छपवा देंगे, अमीनाबाद में हमारे बहुत जानने वाले बैठे हैं, टेंशन ना लो। ये सुनकर शाइस्ता सिद्दीकी का चेहरा एक पल को दमक उठता था। सोचती, कितने नेक हैं रशीद, कितने हमदर्द। लेकिन फिक्र यही थी कि कहीं अब्बा उनका तलफ़ुज़ यानी प्रोनंसिएशन सुनकर रिश्ते के लिए ना कर दें। तुमसे कितनी बार कहा कि उर्दू क्लास ज्वाइन कर लो, लेकिन तुम मेरी सुनते ही नहीं हो। एक रोज़ फ़ोन पर शाइस्ता ने रशीद भाई से झुंझला कर कहा तो वो बोले, अरे अब शनिवार को मिलना है, 3 दिन में कौन सा गालिब हो जाएंगे, और तुम मेरे तफल्लुज की फिक्र ना करो, हम ज़्यादा बोलेंगे ही नहीं। दूसरी तरफ कुछ देर खामोशी रही, फिर सिसकियों के साथ आवाज़ आई, पता है पापा के दोस्त प्रदीप अंकल ने मेरे लिए रिश्ता लगवाया था। वो रहमानी साहब है ना, बर्फ के कारोबारी, उनके सऊदी रिटर्न बेटे फैजान से। वो तो मेरे अब्बा बड़े आज़ाद ख्याल हैं, इसलिए मैंने जब तुम्हारा जिक्र किया तो वो उस रिश्ते को मना करके तुमसे मिलने को तैयार हो गए। लेकिन अब डर लग रहा है कि कहीं वो फैजान। रशीद चौंक कर बोले, अरे वो तो आता है हमारी दुकान पे कैसेट में गाने भरवाने, टेंशन ना लो, हम संभाल लेंगे। आदमी जब इश्क में होता है तो खुद को सिकंदर समझता है। रशीद भाई को भी न जाने क्यों खुद पे बहुत ज्यादा ही भरोसा था। तो भैया वो मुबारक दोपहर भी आ गई। रशीद अहमद कढ़ी हुई शेरवानी और सर पे क्रीज वाली टोपी लगाए लड्डन भाई के साथ अल्लाह अल्लाह करते हुए शाइस्ता सिद्दीकी के घर की तरफ चल दिए। वो एक बड़ा सा पुरानी दीवारों वाला कमरा था। एक तरफ बिस्तर पर सफ़ेद लुंगी और गोल गले वाली बनियाइन पहने वसीम साहब लेटे थे, जिनके बाजू पर कुछ तार जैसे लिपटे थे जो ब्लड प्रेशर वाली मशीन तक जाते थे। इधर सोफे पर रशीद भाई घुटने जोड़े सामने अलमारी पर लगी उर्दू की किताबों को यूं देख रहे थे जैसे शहर से पहली बार गांव आया आदमी धान के खेत को देखता है। उनके बगल में लड्डन उस ब्लड प्रेशर वाली मशीन पे लगी स्क्रीन को घूर रहे थे, मानो उस पे चित्रहार आने वाला हो। सामने वाली मेज पर चाय, बिस्कुट, नमकीन, समोसे और खस का शरबत था। और उस तरफ बैठे थे वसीम साहब के दोस्त प्रदीप, जो लगातार रशीद को घूरे जा रहे थे। प्रदीप साहब का लगाया हुआ रहमानी साहब के बेटे वाला रिश्ता कैंसिल हो जाने से वो बड़ी खुंदक में थे। बुजुर्ग वसीम साहब ने उठने की कोशिश करते हुए कहा, हरीफ मतलब मुश्किल नहीं फुसून नियाज, दुआ कबूल हो या रब के उम्र खिज्र दराज। है कि नहीं साहब? बात लड्डन और रशीद के सर के ऊपर से गई, फिर भी दोनों बोले, बिल्कुल बिल्कुल, वाह 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 वाह। फिर लड्डन ने मक्कारी करते हुए रशीद की ओर देखा और बोला, कमाल है नहीं, क्या शेर कहा रशीद साहब ने? गालिब का है। तभी प्रदीप जी की सख्त आवाज गूंजी। दोनों ने चौंक कर देखा तो वो आंखें निकाले घूर रहे थे। वसीम साहब बोले, अरे इनसे तो तारुफ कराया ही नहीं, ये प्रदीप हैं, हमारे कॉलेज के दिनों के दोस्त, यही हमारी जवानी के हमराज हैं और यही बुढ़ापे के हमरा।
रशीद ने तय किया था कि वो ज़्यादा बोलेंगे नहीं, लेकिन सब कुछ भूल भाल गए जब हाथ में बर्फी की प्लेट लिए शाइस्ता दाखिल हुई। हरे लिबास पर मेहंदी रंग का दुपट्टा सर पे रखे वो इतनी खूबसूरत लग रही थीं कि रशीद खो गए। बीपी मशीन के तार ठीक करते हुए वसीम साहब बोले, भाई हम आज़ाद ख्याल लोग हैं, लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं तो हमारा क्या दखल है, हम तो आपकी मसरतों की ख्वाहिश करते हैं खुदा से, और क्या। चलिए मुंह मीठा कीजिए, मुंह मीठा कीजिए। कमरे में खुशियों के फूल महकने लगे, सब चेहरे खिल गए, लेकिन सामने बैठे प्रदीप जी के चेहरे पर लानतें बढ़ने लगी। उन्होंने ठुड्डी खुजलाते हुए कुछ सोचा, जानबूझ के चाय उठाई और चीनी चम्मच में लेकर रशीद की तरफ इशारा किया। वो बेचारे शाइस्ता की तरफ देखते हुए बेख्याली में बोले, हाँ शक्कर एक ही चम्मच रखिएगा। अचानक सन्नाटा पसर गया। बीपी की मशीन की स्क्रीन पर हल्की पी पी की आवाज के साथ लकीरें ऊपर नीचे होने लगी। लड्डन को उधर मजा आने लगा। रशीद अब भी शाइस्ता के सुर्ख रुखसारों में मगन थे। प्रदीप जी ने जानबूझ के शरबत उठाते हुए शरारत से कहा, आपने चाय ले ली, वरना ये शरबत पिलाता, खस का स्पेशल है, आपने पिया है? रशीद बिना उनकी तरफ देख के बोले, हाँ शकीला की शादी में ये शरबत पिया था हमने। बीपी की मशीन से पी 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 का सायरन बजने लगा। वसीम साहब का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। कमरे का मंजर बदल गया। कुछ देर बाद कमरे से सिर्फ दो आवाजें आ रही थीं, एक वसीम साहब के चीखने की और दूसरी बीपी की मशीन के सायरन की। खुशी और गम में फर्क बस इतना है कि खुशी में आप गाने का म्यूजिक एंजॉय करते हैं और गम में गाने के बोल। रशीद भाई के लिए ये गाने के बोल एंजॉय करने वाला टाइम था। उदास चेहरा लिए दुकान के काउंटर पर बैठे फास्ट फॉरवर्ड में सैड सॉन्ग सुनते रहते। इधर शाइस्ता भी नाराज थी। नाराजगी थी भी जायज। जब उसने कहा था कि उर्दू सीख लो, उर्दू सीख लो, तब तो सिकंदर बने घूम रहे थे। खैर रशीद भाई ने तब न सही अब उर्दू सीखनी शुरू कर दी थी। मोहल्ले के गूलर वाली मस्जिद के इमाम जो लड्डन के दोस्त थे, उनको पटा लिया गया। बोलिए, अलिफ बे ते से जीम। इमाम साहब मस्जिद के हुजरे में बैठकर रशीद भाई को पढ़ाते और वो उकड़ू बैठकर आगे पीछे होते हुए दोहराते, कहिए सीन सीन, अब कहिए शीन। अरे अभी तो कहा सीन। इमाम साहब बोले, अरे सीन नहीं शीन, कहिए शीन। रशीद झुंझला के बोले, शीन। शाबाश। इमाम साहब बोले, अब कहिए काफ काफ। अरे काफ नहीं काफ, क हलक से निकालिए। रशीद बोले, अरे हलक से क्या, वहां खून थूक दें क्या? उधर ये चल रहा था, इधर शाइस्ता की उदासी गहराती जा रही थी। प्रदीप अंकल ने रहमानी साहब के बेटे फैजान वाले रिश्ते के लिए वसीम साहब को मना लिया था। शाइस्ता अपने कमरे में बिस्तर पर औंधी पड़ी उन कैसेटों और उनके कवर देखा करती थी जिनमें रशीद ने कभी अपनी पसंद के गाने डब करके उसको दिए थे। वॉकमैन के ईयरफोन कानों में लगाए वो बिस्तर पर औंधी पड़ी सिसकती रहती। तकरीबन हफ्ता 10 दिन इसी उदासी में कट गए। लेकिन एक दोपहर जब घर का फोन बजा तो शाइस्ता ने उठाया। हेलो कहने के बाद वो रुक गई। दूसरी तरफ से आती आवाज सुनकर वो फोन कान से लगाए खड़ी रही और आंसू उसके गालों को छूने लगे। उसी देर शाम शाइस्ता और रशीद उस पुराने टीले पर मिले जहां अक्सर मिला करते थे। क्यों बुलाया मुझे यहाँ? शाइस्ता ने नाराज होकर कहा तो रशीद बोले, क्यों अब हम तुमसे मिल भी नहीं सकते क्या? बिल्कुल नहीं मिल सकते, उसने कहा। देखो रशीद, ये कोई फिल्म नहीं है कि हम दोनों सब छोड़ छाड़ के कहीं भाग जाएं। मैं अब्बा को नहीं छोड़ सकती और ये भी जानती हूँ कि तुम उनको नहीं मना पाओगे। हम कोशिश कर रहे हैं। हमने उर्दू, अरे भाड़ में गई तुम्हारी उर्दू, वो तकरीबन चीखी। फैजान से शादी तय हो रही है मेरी। तुम जब तक का और का फर्क समझोगे तब तक मैं 3 बार कबूल बोल चुकी होंगी। शाइस्ता की जबान से निकले वो लफ्ज रशीद के कानों में इस तरह गूंजे जैसे अदालत में खड़े मुजरिम के कानों में सजाए मौत के लफ्ज गूंजते हैं।
हसरतें, ख्वाहिशें, आरजू, तमन्नाएं, जुस्तजू, नाकामियां। इंसान की जिंदगी बस इन्हीं लफ्जों से बनी एक तहरीर है जिसे कुछ लोग मुस्कुरा कर पढ़ लेते हैं और कुछ गमजदा होकर। शाइस्ता भी जिंदगी के गमनाक मकाम पर थी क्योंकि वसीम साहब ने शाइस्ता का रिश्ता आखिरकार फैजान के साथ तय कर दिया था। वो फैजान जो सऊदी से लौटा था, उसका अखलाक, अंदाज, तलफ़ुज़ सब कुछ अच्छा था। फैजान की आमद वसीम साहब के लिए बड़ी खुशकिस्मत भी साबित हुई। उसी दौरान उनकी किताब सफ़र में है चिराग की 200 कॉपियां छापने के लिए एक प्रकाशक तैयार हो गया। मुबारकबाद देने के लिए घर पर वसीम साहब के कई अदबी दोस्त आए हुए थे। उनके अलावा रहमानी साहब और फैजान भी थे। वसीम साहब ने सीने पर हाथ रखकर कहा, साहिबान बस ये समझ लीजिए कि आधा हज हो गया मेरा, अब चैन से मर सकता हूँ मैं। अरे माने आपका दुश्मन? चिकन की कढ़ाई वाला सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहने रहमानी साहब बोले, अभी तो आपको और कई शाहकार लिखने हैं। फिर अपने बेटे की तरफ देखकर बोले, क्यों फैजान मियाँ, क्या ख्याल है तुम्हारा, कोई तनकीद? फैजान, जिसने खाकी पैंट और सफ़ेद कमीज़ पहनी थी, कुछ हाथ से लिखे हुए पन्ने उलटता हुआ बोला, अरे मेरी क्या मजाल की तनकीद करूं, लेकिन शुरुआत की जो नज़्म मैंने अभी पढ़ी उनमें एक जगह काफिया मिलाने के लिए आपने क़यामत की जगह क़ियामा लफ्ज़ इस्तेमाल किया जो कि अरबी का है। ये तरकीब बहुत खूबसूरत लगी मुझे। वसीम साहब का चेहरा खुशी से जगमगा उठा। सोचा, वाह क्या दामाद है, क्या शीरी ज़बान है और क्या लफ्ज़ों की समझ, वाह। कुछ देर यहाँ वहाँ की बातें करने के बाद उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया कि अगले हफ्ते जब किताबें छप के आएंगी तब घर में एक जलसा होगा और उसी जलसे में शाइस्ता और फैजान एक दूसरे को अंगूठी पहनाएंगे। फिजा में मुबारकबाद का सिलसिला गूंज उठा। रहमानी साहब ने वसीम साहब को गले से लगा लिया। वसीम साहब खुश होकर बोले, अरे भाई फैजान मियाँ, हम आज़ाद ख्याल लोग हैं, कोई एतराज़ नहीं है, जाओ जाओ अंदर चले जाओ, शाइस्ता से मिल आओ। पहले तो उसने नानुकुर किया लेकिन फिर वो अंदर चला गया। अंदर आंगन से लगे हुए कमरे में उदास बैठी शाइस्ता ने फैजान को देखा तो वो सिमटने लगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? फैजान ने कहा तो उसने बुदबुदा कर कहा, ठीक हूँ। उसके बगल में रखा वॉकमैन उठाते हुए फैजान मुस्कुरा कर बोला, तो म्यूज़िक का शौक़ है आपको? मुझे भी है, क्या सुनती हैं आप? शाइस्ता ने कोई जवाब नहीं दिया। फैजान लगातार बोलता रहा लेकिन शाइस्ता खामोश रही। वो शाइस्ता की उदास आंखों और खुश्क चेहरे को पढ़ता रहा जिस पर साफ लिखा हुआ था कि वो इस रिश्ते से खुश नहीं है। उस शाम वसीम साहब के घर के आसपास काफ़ी रौनकें बिखरी थीं। कहीं लाल लाल शीरमाल तंदूर से निकल रही थीं, कहीं कबाब पर चांदी का वर्क लग रहा था। बड़े से कमरे में आमने सामने की कुर्सियों पर शाइस्ता और फैजान बैठे हुए थे। फैजान अब भी शाइस्ता के चेहरे पर लिखी उदास तहरीरों को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। कुछ हंसी कहकहों के बाद वसीम साहब बोले, अरे भाई अंगूठी पहनाओ, अब देर किस बात की है? फैजान ने अंगूठी उठाई तो शाइस्ता ने कांपता हुआ हाथ आगे कर दिया। फैजान अंगूठी पहनाने लगा लेकिन फिर वो रुक गया। क्या हुआ बेटा, पहनाओ ना। प्रदीप अंकल बोले तो फैजान ने वसीम साहब की तरफ देखकर कहा, न जाने क्यों इन्हें अंगूठी पहनाते हुए लग रहा है जैसे मैं किसी और की गज़ल अपनी बता के सुना रहा हूँ। क्या मतलब? वसीम साहब अपने तार संभालते हुए हड़बड़ा कर बोले तो फैजान ने कहा, हाँ आप लोग तो लिखने पढ़ने वाले हैं, शाइस्ता का उदास चेहरा भी तो पढ़िए। पूछिए इनसे कि ये वाकई मेरे साथ जिंदगी गुजारना चाहती हैं या रशीद के साथ। वसीम साहब तेज आवाज में बोले, ये क्या हो रहा है? शाइस्ता ने खुद कहा कि वही शादी करेगी जहां मैं कहूंगा। उसने इसलिए कहा क्योंकि उसको फिक्र है आपकी। फैजान ने कहा तो प्रदीप अंकल बोले, अरे लेकिन ये शीन काफ सुखन लोगों का घर है, रशीद इसका दामाद नहीं हो सकता। फैजान ने वसीम साहब के पास आकर कहा, अंकल हम सब एक दूसरे की जबान ठीक ठाक बोलें ये जरूरी नहीं है। उर्दू आपकी जबान है, रशीद की नहीं है। जैसे आप हिंदी और अंग्रेजी का तलफ़ुज़ गलत करते हैं। वसीम साहब चौंक गए। फैजान बोला, प्रदीप नहीं प्रदीप, ब्लड प्रेशर नहीं ब्लड प्रेशर, कॉलेज नहीं कॉलेज होता है अंकल।
इंसान दिलों से तौले जाते हैं, जबानों से नहीं। वसीम साहब शाइस्ता का आंसुओं से धुला चेहरा देख रहे थे। शाइस्ता की आंखों में रशीद का नाम चमक रहा था। फैजान ने आगे कहा, और हाँ, ये किताब जिसका जश्न हो रहा है, ये भी रशीद की ही इनायत है। बीपी की मशीन से पी 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 की आवाज आने लगी। फैजान ने बताया कि जब वो किताबों की डिलीवरी लेने गया तो उसको पता चला कि कोई भी पब्लिशर ये किताब नहीं छाप रहा था। रशीद ने अपने खर्चे पर छपवाई क्योंकि उसने शाइस्ता से वादा किया था। वसीम साहब के माथे पर हैरानी और आंखों में अफसोस था। उन्हें एहसास हो गया था कि अच्छी जबान से ज्यादा अच्छा दिल होना अहम है। जबान जोड़ने का जरिया है, दिलों को तोड़ने का नहीं। वो कुछ देर शाइस्ता को देखते रहे और फिर इशारे से अपने पास बुलाया और गले लगा लिया। दोस्तों, इस वाक़े को 15 साल हो चुके हैं और इतना ही वक्त रशीद और शाइस्ता की शादी को भी हो चुका है। रशीद का शीन काफ दुरुस्त हुआ या नहीं मालूम नहीं, लेकिन दुकान के बोर्ड पर रसीद के स को श कर दिया गया था। वो दावा करते हैं कि श बोलना सीख गए हैं। अक्सर रात को शाइस्ता के लिए मुस्कुरा कर गाते हैं, रिम झिम गिरे सावन, शुलग शुलग जाए मन, भीगे आज विश्व मौसम में, लगी कैसी ये अगन। बस इतनी सी थी ये कहानी, माफ कीजिए कहानी।